बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, गिरिराज सिंह की बात मैं कर रहा हूं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है मोदी सरकार के मंत्रियों द्वारा, निश्चित रूप से जनता बहुत जल्द Right, you're watching the Inside Story with me, Rajiv K. Bajaj. That's RKB. And we are of course on Lemon News. जी हाँ, हम हैं Lemon News पर। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं एक बार फिर आपसे बता दूं कि आज हम बात करेंगे एसआर स्कीम के बारे में। आखिरकार एसआर स्कीम जो है वो इतनी फेलियर क्यों है, एसआर स्कीम क्यों फेल हुई। They say the way to hell is paved with the best of intentions, but here even the intent was not quite all right. In the last 15 years, if we take the cutoff date as 1995, even then you had to construct over 1.5 million houses. You've just constructed less than 150,000. यानी जहां पर 15 लाख घर कंस्ट्रक्ट होने चाहिए थे, अगर 1995 की कट ऑफ डेट ली जाए तो वहां पर भी 1.5 लाख से कम घर कंस्ट्रक्ट हुए हैं। लिहाजा योर सक्सेस रेट has not even been 10%. It's awful, it's terrible. And we'll talk about that in just a little while after we take a look at the headlines. हमारे साथ होंगे मोहित कंबोज जी, भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ होंगे हैदर इमाम साहब, मेधा पाटकर के एसोसिएट। हमारे साथ होंगे डॉक्टर तिवारी, एंड ऑफ कोर्स एडवोकेट प्रदीप नामबियार एक्टिविस्ट विल बी विद अस, बट दैट्स आफ्टर द हेडलाइंस। साध्वी निरंजना के इस्तीफे की मांग पर अड़े सभी विपक्षी दल, संसद में साध्वी के बयान पर जमकर हंगामा। सीबीआई निदेशक पद के लिए नए निदेशक का चुनाव। बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर अनिल सिन्हा बनाए गए नए सीबीआई प्रमुख। हरियाणा में लड़कों की पिटाई करने वाली बहनों की बहादुरी पर सवाल। चश्मदीद बुजुर्ग महिला का बयान, नहीं हुई थी छेड़खानी। महाराष्ट्र सरकार का होगा विस्तार। शुक्रवार को विधानसभा में बीजेपी के 10, शिवसेना के 12 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के सम्मेलन के लिए पाक सरकार चला रही है विशेष ट्रेनें। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं आतंकवाद की। हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार हिंदुस्तान की सुरक्षा इस वक्त खतरे में है। हम लोग इस बात की बात करते हैं कि किस प्रकार हमला हो रहा है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। लेकिन जो आर्थिक आतंकवाद का सामना तकरीबन हर रोज हमारे देश के नागरिकों को करना पड़ता है, उसके बारे में सिर्फ इसी चैनल पर बातचीत होती है। भले वो बैंक स्कैम हो, भले वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का स्कैम हो, भले वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का स्कैम हो, भले वो कोऑपरेटिव बैंक्स का स्कैम हो या एसआरए स्कैम हो। याद रखें, 2G स्कैम को लेकर के जो एक नोशनल वैल्यू थी वो 1,73,000 करोड़ की थी। कि मतलब अगर इसको ठीक ठाक तरीके से नीलाम किया जाता है इस बैंडविड्थ को, तो शायद सरकार को 1,73,000 करोड़ रुपए मिलते। लेकिन पिछले 15 सालों में कितने बिल्डर्स ने कितने लाखों करोड़ कमाए हैं, उसका अब तक हिसाब किताब नहीं है। इस वक्त हमारे साथ हैं मोहित कंबोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हैदर इमाम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप नामबियार जी, आपका भी स्वागत है। एंड ऑफ कोर्स तिवारी जी, he's a regular on the show, so thank you very much for coming. सबसे पहले हैदर इमाम साहब, आप बताएं, आपके मुताबिक अब तक जो एसआरए स्कीम में अब तक जो कुछ भी हुआ है, उसमें वास्तविकता में स्टेट का कितना लॉस हुआ होगा? हैदर इमाम जी। ऐसा है कि ये जो स्कीम जो सरकार ने फॉर्मुलेट की जी, ये स्कीम का ना कोई सर है ना कोई पैर है। ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रख के बनाई गई
कि स्टेट अपनी जिम्मेदारी किसी प्राइवेट आदमी को दे करके उसके थ्रू डेवलप करावे। स्टेट ने खुद ही अपनी जिम्मेदारी जब उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उसको जो संविधान ने जो उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो उसने कमर्शियलाइज करके दूसरे को दे दी। इससे ये हुआ कि जो सरकारी ज़मीन थी, जो सरकारी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सारा का सारा लालच में डूब गया। और जो सरकारी ज़मीन जो करोड़ों रुपए की थी उसको कौड़ियों के भाव ये बंदर बांट करके, अगर एक खाली आप ये इन्होंने जो एसआरए ने जो 2011 में सीएजी को जो दिया है कि 2381 प्रपोजल हमारे पास आए और ये सारे के सारे प्रपोजल मोर देन 2.5 एकड़, 2 एकड़ और 2.5 एकड़ के ऊपर के ही प्रपोजल है हमारे पास। तो अगर खाली इतना ही ले लें आप तो कितना हो गया है ज़मीन की कीमत। और एक एक डेवलपर को 50-50 एकड़, 60-60 एकड़, 100-100 एकड़ जमीन ये सरकार आंख बंद करके दे रही है। सरकार एसआरए के जो पूरा ढांचा है उसके अंदर कुछ भी नहीं है कि सरकार खुद कोई विजिलेंस कमेटी हो, कोई विजिलेंस सेल हो या कोई इंटरनल ऑडिट हो, कुछ भी नहीं है। आप प्रपोजल दे, एक सब इंजीनियर उसको अप्रूवल करता है और जो लैंड ओनिंग अथॉरिटी है जिससे एनओसी लेना है, ऐसे हमारे पास हमने आरटीआई में निकाला है खाली इस के वेस्ट वार्ड के अंदर कम से कम 18 प्रपोजल ऐसे है जो कलेक्टर का लैंड है और कलेक्टर कहता है कि मैंने एनओसी दिया ही नहीं, या ये डेवलपमेंट प्रपोजल हो रहा है तो इलीगल हो रहा है। Pradeep, I would like you to come in over here. As what Mr. Haider Imam said is not only shocking, but this is something which everybody is aware of. I'll come to you just now, Mr. Kamboj. जहां तक के कलेक्टर साहब बोलते हैं कि मैंने कहीं एनओसी नहीं दी है और एनओसी मौजूद है, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहती है कि हमने एनओसी नहीं दी है, एनओसी मौजूद है। कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट में केस नहीं आया है और कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन? But actually what has happened today, in fact the airport authorities GVK have given a petition to the government कि हमारे जो रनवे है उसके पाथ में, जो एयरक्राफ्ट के पाथ में करीबन 70 odd buildings है, they also don't know how it has sprung up on the path itself. But the main thing जब सारे कि आप कह रहे हो कि ये this is for the poorest of poor, affordable housing, घर, छत, जो फंडामेंटल ड्यूटी सरकार ने एक अच्छा स्कीम के दौरान they try to invent and create something for the poor, but unfortunately जो सिस्टम है उस सिस्टम में poorest of poor को कुछ नहीं मिला। ये पूरे जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिल्डर्स है, गुंडा माफिया पॉलिटिकल पूरे एक सिंडिकेट बना के पूरे स्कीम को हाईजैक कर दिया है और जो गरीब लोग हैं, द पोरेस्ट ऑफ पोर, जिसके लिए ये बना है, उनको कुछ फैसिलिटी नहीं है। Itself says 10%, less than 10% in the past 15 years is a shame. But that is not true. Strictly, it is not true. All right, if we go by a strict this thing, it's not true. That's also a notional figure because I am only talking about the cut-off date of 1995. अगर 1995 की कट ऑफ डेट से अगर आप लेते हैं तो सिर्फ 1.5 लाख घर अभी तक बनाए गए हैं और वो भी पूरी तरह नहीं बनाए गए हैं, जिसमें भी तकरीबन सिर्फ 1 लाख परिवारों को ही घर दिए गए हैं। यानी जो 1.5 लाख का भी फिगर है वो भी गलत है। इट इज एक्चुअली लेस देन अबाउट 6 और 7%। मतलब पिछले 15 बरस में, याद रखें 1999 से लेकर के 2014 तक, जब तक के कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही है, यानी आप अपने वादों पर फेल ही नहीं हुए हैं। लग तो ऐसा रहा है कि आपने अपना वादा निभाने की कोशिश ही नहीं की। मोहित कंबोज जी आप बताएं, आखिरकार ये सारे स्कीम में इस प्रकार का जो बिल्डर, ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर, वार्ड ऑफिसर, कलेक्टर नेक्सस जो है, इसको लेकर के जिस प्रकार मुंबई शहर का, महाराष्ट्र राज्य का और भारत सरकार का जो लॉस हो रहा है, उस विषय में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। देखिए, लास्ट 15 साल से एनसीपी और कांग्रेस के जो शासन रहा जी, सबसे बड़ा कोई स्कैम हुआ है तो ये लैंड स्कैम हुआ है जी। हम बात करें इरिगेशन की बात करते हैं, वो सब अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ मुंबई में अगर हम स्कैम की बात करेंगे तो ये लैंड स्कैम ये एक बिल्डर, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस ने 15 साल में मिलकर किया। इसके अगर टोटल लगाएंगे तो ये कई लाख करोड़ में स्कैम जाएगा। जो अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, बॉलपार्क फिगर अकॉर्डिंग टू मैं यू? आपको बताऊं, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर आज कोई बिल्डर वर्ली में स्लम करता है जी, और सेल की बिल्डिंग को वो आज 70-80 हजार रुपए के भाव से माल बेच रहा है, जो रेवेन्यू सरकार को आती है, अगर सरकार डेवलप करके बेचती जी, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना जी। अगर आज आप वैल्यू पकड़ोगे, पेडर रोड पे कोई स्लम का डेवलपमेंट हो रहा है और वो डेवलपमेंट में अगर सेल बिल्डिंग अगर सरकार खुद बनाती और सेल करती, तो आज महाराष्ट्र सरकार तो 3 लाख, 3.5 लाख के कर्जे में नहीं होती। महाराष्ट्र सरकार तो आज ऐसी सरकार होती जिसके पास सरप्लस पैसा भारत सरकार के पास रिजर्व बैंक में डिपॉजिट पड़ा होता। ये सुनने वाली बात है। जैसे नेपियन रोड के ऊपर जो गीता कॉलोनी है, पीछे एक स्लम है, इसका नाम गीता कॉलोनी है, बिल्कुल जल दर्शन बिल्डिंग और हैदराबाद एस्टेट के बीच में एक स्लम है।
वहां पर आज की तारीख में एक एक झोपड़ा जो है वो 15 लाख रुपए का है जी। 15 लाख रुपए का झोपड़ा मिल रहा है स्लम में। तो दैट्स द वैल्यू वी आर टॉकिंग अबाउट। सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको ठीक ठाक तरीके से चलाया जाता तो जो आप बता रहे हैं, हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार आज 5 से 6 लाख करोड़ रुपए सरप्लस में होती अगर इसको ठीक ठाक तरीके से चलाया जाता। तो आपके मुताबिक क्यों नहीं चलाया गया? देखिए, लास्ट 15 साल से जो भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने या जो भी कांग्रेस और एनसीपी के मंत्री बने, उनको चलाया बिल्डर लोगों ने जी। आज बिल्डर सरकार चलाते थे, बिल्डर एक मुखौटा, एक पॉलिटिशियन तो मुखौटा होता था, सरकार बिल्डर चलाते थे। और जो भी एमएलए थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ स्लम कर सकते हैं या जो बिल्डिंग का काम करते थे वो करते थे, अपने बेसिक एमएलए का और एमपी का राइट छोड़ के वो बिल्डर बन जाते थे जी। आज एसआरए स्कीम लॉन्च की थी कि गरीबों को उनका मकान मिले और मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आज जितने सरकारी लैंड पे या जितने प्राइवेट लैंड पे सबमिशन हुए सरकार में प्रोजेक्ट, 8-8, 9-9 साल से सबमिशन पड़े हुए हैं, उसके ऊपर एसआरए ने क्या किया? पहला क्वेश्चन। आज जो बिल्डर वहां पे जिसको एलओआई और एनेक्सर 2 की स्टेज के बाद आईओडी सीसी दी गई, उसने क्या वहां पे जो गरीबों को खाली कराया, उन सबको मकान मिला, सेल का पोर्शन उसने बेच दिया। लेकिन जिसका हक छीन के, जिसकी घर छीन के उसको आशियाना देना था, क्या वो लोगों को अपना आशियाना मिल पाया? ऐसी कितनी स्कीमें हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें जो आज तक पूरी हो पाई? 15-15 साल से जितने बड़े बड़े लेआउट है वो ऐसे के ऐसे पड़े रह गए। ये परसों हमारे चीफ मिनिस्टर ने जब अथॉरिटी की मीटिंग की, उसके अंदर जो 3K के प्रपोजल सैंक्शन हुए थे, जहां पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई आज तक, उसको बोला इसको कैंसिल करो। हर एक बड़े बड़े एसआरए की स्कीम, चाहे एयरपोर्ट का, एचडीएल का मैटर हो, उसके ऊपर 26,000 झोपड़े घर बनने थे, उसमें 11,000 घर बने, 600 लोग को शिफ्टिंग दी गई। 5 साल से ऐसे 11,000 घर पड़े हैं। क्या पता वो 11,000 घर एचडीएल जैसे फ्रॉड कंपनी ने बेच दिए कि अपने पास रखे हैं, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने डिसीजन दिया कि इसमें अभी एमएमआरडीए घरों के अंदर अपना क्या नाम है लोगों को शिफ्ट करे, शिफ्ट करने के बाद उनको घर दे और जगह को खाली कराए। आज तक जो बिल्डर लोग का नेक्सस चलता रहा, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और बिल्डर का नेक्सस एकदम मिलके साठगांठ से चलता रहा, जिसमें आम आदमी की और गरीब आदमी की आवाज दब गई। ये मौका एक बदलाव का आया है। जो स्वच्छता अभियान आज हमारे प्रधानमंत्री ने चालू किया है जी, वो अभियान सिर्फ गंदगी साफ करना नहीं है, रोड साफ करना नहीं है। ये अभियान है कि मुंबई से ऐसे फ्रॉड लोगों का सफाया किया जाए जो गंदगी मुंबई में फैला रहे हैं और लोगों का हक खा रहे हैं। प्रदीप जी आप बताएं। जो अभी इन्होंने कहा, मोहित कंबोज जी ने जो कहा, जहां तक स्वच्छता अभियान का प्रश्न है, मेरा ये मानना है कि स्वच्छता अभियान हर सेक्टर में होना चाहिए। भले वो कमोडिटी सेक्टर हो, भले वो रियल एस्टेट का सेक्टर हो, भले वो स्टॉक एक्सचेंज का सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, बैंकिंग का सेक्टर हो, हर जगह पर स्वच्छता अभियान चलाने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने कोई 7 3K की जो परमिशन दी गई थी, उनको ये कहा है कि इनको रिकंसिडर किया जाए और अगर जरूरत पड़े तो इनको कैंसिल भी किया जाए। आखिरकार कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको 1997 की सैंक्शन दे रखी है और वो आज तक शुरू नहीं हुए हैं। 1997, इवन बिफोर द कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट केम टू पावर, ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अब तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़े हैं, लेकिन उनकी एफएसआई कहीं और लोड कर दी गई है, उनका टीडीआर कहीं और भेज दिया गया है। प्रदीप जी बताएं। एग्जैक्टली, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग व्हाट मोहित जी बोले कि पॉलिटिशियन, बिल्डर, ब्यूरोक्रेट, इनका नेक्सस बताया, बट इसके साथ माफिया भी जुड़े हुए हैं। माफिया जो जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े अलग अलग गुट के डी गैंग, सीआर गैंग, पूरे मुंबई में इस प्रकार से हावी हो गए कि आम जो गरीब है, गरीब का कोई सुनवाई नहीं था। हमने कई कैंपेन किया, आपको याद होगा जब आपने शुरू किए थे सारे कैंपेन 2009 के आसपास, गली गली हम गए, हर स्टेशन में, हर तालुका में गए, गोरेगांव से लेकर जहां से हमको चीख मिला था कि छोटा राजन इन्वॉल्व है, कोई दाऊद गैंग इन्वॉल्व है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ, बिल्डर्स के साथ, और बिल्डर भी ओपनली उस चीज को फ्लॉट करते थे कि हमारा ये माफिया से कनेक्शन है, किसके हिम्मत है कि हमारी चीज को ऑर्डर करे कोई। दिस इज समथिंग। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्कैम्स, एक छोटा सा स्कैम जो एयरपोर्ट के उस तरफ आता है, अगर 3,500 करोड़ का स्कैम हो, का एक ईंट लगा नहीं हो, टीडीआर बेच के पैसा खा गया हो,
तो अगर एक प्रोजेक्ट की हम ऐसे बात करते हैं, ऐसे मुंबई में तरीके के माध्यम से पूरे मुंबई को उन्होंने बांट के लिया था, Let's take a look at Worli. बिना कोई Let's take a look at Kandivali. Let's take a look at Worli. Let's take a look at Mahalakshmi. Let's take a look at Malad. Let's take a look at all these other areas. Yes, Mr. Imam, you wanted to say something. जी बताएं. सर ऐसा है कि हम पिछले 10 बरस से यह सरकार को बोल रहे हैं कि आप एक वाइट पेपर लेकर के आओ SRA स्कीम के ऊपर। एक कि 1995 से आज तक का कितना प्रपोजल आया और कितने को आपने अप्रूवल दिया और कितने पेपर इंप्लीमेंट ये किए गए, कितने ग्राउंड, कितने लोगों को रिहैब किया गया। आज तक कोई भी सरकार हो, यहाँ तक कि उस वक्त जब विपक्ष के अंदर ये भाजपा और शिवसेना थी, इनको भी हम जाकर के मिले और हमने बोला कि आप पूछो तो, क्योंकि ये सारे के सारे नेता एक ही बंदरबाट में हैं। और जब मूवमेंट जिस दिन इन्होंने ये व्हाइट पेपर लेकर के आए, मैं आपको बोल रहा हूं कि इस देश का सबसे बड़ा स्कैम, इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये लैंड होगा। ये क्योंकि ये जो जमीन है और ये जो लोग है, ये आप ये पूछ रहे थे कि कितने लोगों को इन्होंने रिहैब किया। इन्होंने जो CAG को रिपोर्ट दिया है SRA ने 2010 में, वो खुद बोलती है कि 1.5 लाख लोगों में से सिर्फ 9,481 लोगों को हमने अलॉटमेंट लेटर दिया। 15 बरस में 9,481 लोगों को अगर ये SRA दे सकती है तो फिर क्या है। दूसरी बात कि अभी एक जो जुहू का ले लो, ये सहाना का पूरा इंटीग्रेटेड स्कीम के अंदर जो अलग अलग डेवलपर जिनके पास चलने की ताकत नहीं है, एक अपना फ्रॉड तरीके से एक स्कीम बनाया, ले जाके जमा कर दिया। एक दर्शन डेवलपर की स्कीम है जुहू पे, जुहू गली में इधर पे, इसको अभी शाहना सुधाकर शेट्टी कर रहे हैं। ये करके ये इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया कि एक जगह तो 4-4, 5-5 बिल्डरों का, शिवालिक, सहाना, ये सब ने मिलकर के ये प्रोजेक्ट खरीद लिया। हमने SRA को जाकर के पूछा, भाई इसका ये खरीद करके आपने अमालगमेशन कैसे कर दिया, ये GBR तो है ही नहीं। तो बोले नहीं, वो GBR की जरूरत नहीं है हाईकोर्ट का, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर किधर है। तो बोले नहीं, वो हम आगे CO SRA ने सैंक्शन दिया है कि जब सेल बिल्डिंग बनेगी तभी ये जमा कर सकते हैं। तो सेल बिल्डिंग बन जाएगी तब ये GBR दे अमालगमेशन का। हमने बोला इनको रिहैब किधर किया जाएगा। तो बोले वो लीज लैंड है, 211 CTS नंबर प्लॉट है, उसके ऊपर इनको रिहैब किया जाएगा। तो फिर हमने बोला लेकिन ये प्लॉट के ऊपर ऑलरेडी आपका करारनामा हुआ है कि जो BMC लैंड है 207 का, उसको आप वहां पर अल्टरनेट देंगे 600 बना करके। बोला नहीं, वो तो BMC के साथ ऐसे ही चल रहा है। फिर हमने BMC को उनको बोला कि भाई आपने ये आपका 120 फीट रोड के ऊपर है और अब इंटीरियर में कैसा 600 ले रहे हो आप, और ये कैसा लेगा। क्योंकि 211 जो है, जो 3314 के अंदर हो रहा है, वो LOI एनेक्चर 3 बोलता है कि टोटल 177 टर्नमेंट बनेंगे, तो 600 ये आपको कैसा दे देंगे उसके ऊपर। तो बोले उसका हम लोग दे रहे, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी 29 तारीख को लास्ट नवंबर के महीने में कमिश्नर ने ऑर्डर दिया कि वो लैंड वापस ले लो जी। वो लैंड वापस लेने का ऑर्डर हो गया है, लेकिन आज तक SRA उसको डिलीट करने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, वो जो 211 प्लॉट जो लीज लैंड है, जो किसी झंगवा का था, वो लीज लैंड अभी कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है कि हमने ये लीज लैंड किसी को दिया ही नहीं, कोई लीज एक्सटेंशन हुआ नहीं। और यही जो that is being considered a lease land anyway. I think we also have Dr. Tiwari with us. Dr. Tiwari, आपको आवाज आ रही है मेरी? Dr. Tiwari, can you hear me? Yes, I can hear you. जी डॉक्टर तिवारी आप बताएं, जहां तक के SRA का प्रश्न है, आपने सुना हर एक को, हर एक ने जो कुछ भी बोला आपने सुना। आप ये बताएं कि आखिरकार इसका उपाय क्या है, समाधान क्या है इसका, ये जरा बताया जाए। सबसे पहले तो मैं मोहित कंबोज जी से मैं सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस NCP के राज में या कांग्रेस NCP ने भ्रष्टाचार किया है। कोई भी पार्टी भ्रष्टाचारी नहीं होती है, उसके अंदर जो पॉलिटिशियंस होते हैं इंडिविजुअल, वो भ्रष्टाचारी होता है। आज कांग्रेस के ही कुछ लीडर आज बीजेपी में आ रहे हैं, तो हम बोले बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं। ये भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिटेगा जब तक कि जो बड़े तंत्र में जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको निकाल के नहीं फेंका जाएगा। जहां तक SRA का सवाल है, निर्मल देशमुख जी कलेक्टर थे, उनका प्रमोशन करके उनको CEO बनाया गया SRA का। अब वो खुद ही अपनी फाइल के अपीलेट अथॉरिटी बने हुए हैं। पहली बात तो इस तरह के प्रमोशन, इस तरह के ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी फाइलें पड़ी हुई है, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति या जिन्होंने अपनी पावर का गलत यूज करके बड़ी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, ऐसी फाइलें पड़ी हुई हैं मंत्रालय में।
मेरा एक अनुरोध रहेगा कंबोज जी। जी से कि वो ऑनरेबल सीएम जी से कहें कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबसे पहले निकाल बाहर फेंकें। जी समाज तब तक नहीं सुधरेगा जब तक कि भ्रष्टाचार समाज से मुक्त नहीं होगा, जब तक समाज भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होता है। आज इसी तंत्र में जो एसआरए की आप बात कर रहे हैं, एसआरए के सारे अधिकारियों की आप क्राइम या किसी भी जांच एजेंसी से इनकी जांच कराइए। 80% लोगों के पास 10 करोड़ के नीचे की प्रॉपर्टी मिलती है, तो मेरा जो प्रॉपर्टी है मैं सरकार को लिख देता हूं। जी ये खुद डेवलपर बन के बैठे हैं। ये हम अनेक्शर 1 अनेक्शर 2 ये सब बातें करते हैं, लेकिन सवाल क्या है, अनेक्शर 1 का रेट कितना है? आप एसआरए की बात करते हैं, एसआरए के एक झोपड़पट्टी वासी से कम 5 बिल्डर एग्रीमेंट करते हैं। हमको मालूम है एसआरए कोई एक ही डेवलप करने वाला है, लेकिन 5 लोग क्यों एग्रीमेंट बना रहे हैं, उनके साथ क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है इसमें मलाई है। एसआरए का पहला रूल है, पहले आप एसआरए कंपोनेंट बना के जो भी स्लम वाले हैं उनको पहले आप आवास दो, बाद में आप अपना जो सेल डेवलप कंपोनेंट है उसको आप बनाइए। जी आप जाके देखिए एसआरए कंपोनेंट तो बाद में बनता है, पहले सेल कंपोनेंट बन जाता है। सेल कंपोनेंट पहले बन जाता है, राइट? पहले बन जाता है। वन सेकंड मिस्टर तिवारी, आई मस्ट गेट मिस्टर कंबोज इन ओवर हियर। मिस्टर कंबोज, जो अभी डॉक्टर तिवारी ने कहा कि भाई जहां तक है कांग्रेस एनसीपी का प्रश्न है, चलिए कांग्रेस एनसीपी तो पॉलिटिकल पार्टी है, वहां के इंडिविजुअल करप्ट हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है जो प्रशासकीय अधिकारी हैं उनका क्या? एसआरए के जो सीईओ हैं अभी तक सीईओ ही हैं देवेंद्र फडणवीस जी। जब तक ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को बाहर नहीं करेंगे तब तक जो एसआरए में अभी आप जो बता रहे हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है, जो अभी हैदर इमाम साहब ने भी बताया, प्रदीप जी ने भी बताया, डॉक्टर तिवारी ने भी बताया, वो वैसे का वैसे ही चलने वाला है। दे विल फाइंड अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स अनलेस एंड अंटिल दे गेट रिड ऑफ ऑल दीस पीपल। जी बताएं। देखिए तिवारी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार नहीं होती, उसके जो नेता होते वो होते, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। रहा सवाल हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का इनके ऊपर एक्शन लेने का, मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी बार भी अथॉरिटी कमेटी की कभी भी मीटिंग हुई, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एसआरए के ऑफिस में चीफ मिनिस्टर खुद गया होगा अथॉरिटी कमेटी की मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। सरकार अभी नई नई आई है, सरकार किस हिसाब से फैसले ले रही है ये आपके सामने आ रहे हैं। आगे चल के ऐसे भ्रष्ट ऑफिसरों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। दूसरा सवाल जो आपने बोला कि एसआरए का स्लम की बिल्डिंग बनती थी, पहले सेल कंपोनेंट हो जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी बात से मैं एकदम वाकिफ हूँ, लेकिन सरकार किसकी थी, एक्शन कौन लेता? सिर्फ एसआरए नहीं, मैं माड़ा की बात करना चाहूंगा। माड़ा के इतने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए जहां पे माड़ा को रिहैब बना के देने का है, आज तक माड़ा को रिहैब बना के नहीं दिया गया, और आज सेल कंपोनेंट बिल्डर ने दूसरों को एफएसआई बेच दी। तीसरी बात में जो बात सर एक बात और बोलूंगा, एक बात और आप अपनी पूरी बात कंप्लीट करें, लेकिन उसमें सर ये इसका भी, इसके ऊपर भी ध्यान दें जो अभी तिवारी जी ने बात करी, और उसके पहले हैदर इमाम साहब ने भी हिंट किया उसके ऊपर कि आज की तारीख में एसआरए में जो ऑफिस बॉय है उसके पास भी 2 या 2.5 या 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जो फाइल इधर से उधर लेकर के जाता है वो भी आज की तारीख में डेवलपर बन गया छोटा सा। मेरा यह कहना है यू हैव टू क्लीन अप द सिस्टम राइट फ्रॉम द बॉटम अप और राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। जी बताएं सर। मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा, आप तो एसआरए बॉय की बात करते हैं, मैं आपको आज आपके चैनल के थ्रू पब्लिक को ये भी बोलना चाहूंगा कि कोई भी बिल्डर अगर बड़ी बिल्डिंग डेवलप करता है, एसआरए में उसकी फाइल रहती है जी, जिस कबर्ड में उसकी फाइल रहती है उसकी चाबी भी बिल्डर के पास रहती है। अगर वहां के ऑफिसर को फाइल देखनी है तो वो बिल्डर को फोन करता है, बॉस आपका आदमी भेजो, फाइल खोलो, कि ऐसा नहीं हो कि मेरी फाइल भी कोई दूसरा देख ले। Can you believe that? Can you believe this? Could you repeat that, please? I want you to repeat it. Can we have Mr. Kamboj on full frame, please? I would like to hear it again, please. Please go ahead. What did you say just now? आप सिर्फ बोल रहे हैं कि वो जो एसआरए का प्यून है वो करोड़पति हो गया जी, जो फाइल लेके जाता था। एसआरए में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बड़ा बिल्डर बॉम्बे का नामी चामी बिल्डर है, उसकी कोई भी फाइल अगर वहां पे रहती है तो उसकी जो फाइल है वो वहां के बाबू के पास और ऑफिसर के पास नहीं रहती। उसकी फाइल जो कबर्ड में पड़ी रहती है वो कबर्ड की चाबी बिल्डर के पास रहती है। अगर एक टेबल से दूसरी टेबल के ऊपर फाइल लेके जानी है तो बाबू ओनर को फोन करता है बिल्डर को कि सर आपकी चाबी भेजिए, साहब ने फाइल मंगाई है, हम खोलेंगे, आपके आदमी हमारा आदमी के साथ फाइल दूसरी टेबल पे लेके जाएगा, साइन कराएगा और दोबारा कबर्ड रख के आपको चाबी दे देंगे। तो ये एसआरए है, ये एसआरए है कि बिल्डर का ऑफिस है? I would like our viewers to react to this. Did you hear this?
This is listen to me. दूसरी बात, I have been a journalist now for the last 30 years. मुझे 30 बरस हो गए बतौर पत्रकारिता करते हुए. 1980 I got my first job. I've been a journalist now for God knows how many years. Even I have forgotten how many years I've been a journalist. I've never heard this one. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि SRA स्कीम में जो फाइल है, जिस कबर्ड में है, उसकी चाबी बिल्डर के पास है, और दफ्तरी साहब जो हैं, ब्यूरोक्रेट साहब जो हैं, वो बिल्डर को फोन करते हैं कि जनाब आप जरा चाबी भेज दीजिए, आपकी फाइल को इंस्पेक्ट करना है. I would like our viewers to react to this. You send in your emails on insidestory@lemonnews.com, insidestory@lemonnews.com, and send in your SMSs on 56767. Type out Lemon News and type out your comments on 56767. I really would like to know what you have to say. Pradeep, you wanted to say दूसरी something. बात, मैं एक बात All right, go ahead. प्रदीप जी ने बोला जिस हिसाब से एयरपोर्ट का स्कैम हुआ कि 4 की FSI यूज की गई, ये किया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा जहां 26,000 झोपड़ों में 600 लोग को शिफ्टिंग दी गई, करोड़ों की उसके अंदर, लाखों करोड़ों की TDR उसके अंदर जनरेट किया गया. ये बात पे तो कोई आता ही नहीं है कि एक प्लॉट के ऊपर 4 की FSI दी गई एयरपोर्ट के. जो PAP एयरपोर्ट को बना के देनी थी, वहां के हमारे माननीय बिल्डर, मुंबई के सबसे बोलूंगा तो ताकतवर रईस राकेश वाधवान जी ने अपना एक प्लॉट अंधेरी चकाला में, वहां पे उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे मैं एयरपोर्ट का PAP यहाँ पे बना के देता हूँ, जो एयरपोर्ट के लोगों को यहाँ पे घर दूंगा. वो PAP आज तक अंधेरी चकाला में मिला नहीं, घर आज तक बना नहीं, गरीबों बेचारों को, झोपड़े जो एयरपोर्ट पे रहने वाले, उनको आज तक घर मिला नहीं. लेकिन अंधेरी में भी एयरपोर्ट की FSI 4 की यूज की गई, जो 2011 में मुंबई के एक बड़े बिल्डर को वो FSI बेच दी गई हजारों करोड़ रुपए की. अब ये स्कैम अगर आज हमारे महाराष्ट्र के हर एक टैक्स पेयर का अगर ये दुख नहीं है तो किसका दुख है? Now over here, Mr. Mohit Kamboj, and as far as Pradeep is concerned, Pradeep, I would like you to react to this because there is a case going on at the moment between GVK and SDIL, wherein SDIL has stated very, very clearly, जो आपने बताया वो GVK ने भी कहा है, SDIL has stated very, very clearly that as far as they are concerned, getting the people to move out of there and acquiring the land was the government's prerogative. It was not the responsibility of the builder. Pradeep. सर बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कौन क्या करना चाहिए, कौन क्या नहीं चाहिए, मगर जब TDR बेच के माल खा गया तो माल कहाँ बढ़ गया? अगर 3,500-4,000 करोड़ का फ्रॉड है, ये पैसे गए कहाँ पर? द पॉइंट इज दैट, द पॉइंट इज नॉट द टेक्निकल रिचेस. नाउ दिस इज passing the ball from here to the government builder to the GVK to, इस चीज का नहीं है. पैसा गया कहाँ पर है? कौन कौन पाठा है? दिस इज अ बिग फ्रॉड. और एक प्रोजेक्ट में अगर 3,500-4 हजार करोड़ का घपला हुआ है, पैसा कहीं ना कहीं गया. द ट्रेल ऑफ फंड्स, सरकार का काम है ट्रेल ऑफ फंड्स, कहां पैसा गया, उस चीज को कौन कौन इन्वॉल्व है. इस देश को, महाराष्ट्र को अगर किसी ने फ्रॉडलेंट तरीके से पैसे निकाला है तो यू कांट लीव देम, यू कांट हैव इट. अब इतने 26,000, फिर बाद में कहा कि 1 लाख झोपड़पट्टी और है. अभी इतने बड़ा स्कैम आप पूरे देखोगे, एयरपोर्ट लैंड के स्कैम, हम एक स्कैम की बात कर रहे हैं. एक स्कैम वहां पर जो 4,000, एक ईंट नहीं डाला और 4,000 करोड़ बढ़ गया. 4,000 करोड़ बढ़ गया, एक ईंट लगा नहीं है, बहुत कम बिल्डिंग्स बचे, बहुत लोगों को किसी को रिहेबिलिटेशन नहीं मिला. मैक्सिमम थिंग्स आर एज इट इज. इफ दैट इज अराउंड 4,000 करोड़ स्कैम, व्हाट अबाउट वेरियस तरीकेस? तो व्हाई आर वी डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस एंटायर मुंबई? द बिगर क्वेश्चन इज पूरे मुंबई को हम बांट के बड़े बड़े बिल्डर्स को क्यों दे रहे हैं? बिकॉज उनके सक्सेस रेट नहीं है डेवलपमेंट में. गरीबों को झोपड़पट्टी से बाहर निकलने की बात नहीं है. जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह बनती है कि यहां पर जिसको 3K में कुछ भी अलॉट किया गया है, वहां पर आज तक कुछ बना नहीं है. जो 7 बड़े बड़े 3K के प्रोजेक्ट थे, जैसे कि हम लोग यहां पर ना जाने कितनी मर्तबा इस पर बात कर चुके हैं, बादशाह अकबर की तरह आपने एक एक जागीर अता कर दी. भाई राजा धर्मंगा किसी को बना दिया, राजा अवध किसी को बना दिया, राजा मुर्शिदाबाद किसी और को बना दिया. इस तरीके से अलग अलग जगह पे 3K के तहत पूरे मुंबई शहर को बांट दिया गया. जी हैदर इमाम साहब. सर मैं 2 मुद्दे पर बोलूंगा. जी. एक 3K के मुद्दे के ऊपर, अभी जैसा गोलीबार को ले लीजिए. जी. गोलीबार के अंदर कम से कम नहीं तो 2-3 हजार लोगों को यह डेमोलिशन सरकार ने करा करके उनको बेघर कर दिया. जी. कौन सी जमीन पर डेमोलिशन कराया? जो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है. जी. और इनका रिहैब कहां बनाया जा रहा है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है, जो रेलवे की जगह है, जो डिफेंस की जगह है. जी. और ये अंडरटेकिंग देता है बिल्डर रेलवे को कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो ये जो रिहैब बिल्डिंग है तोड़ के मैं आपको दे दूंगा. जी.
और डिफेंस को ये अंडरटेकिंग देता है कि भाई महाड़ा ने बोला है कि ये जमीन हमारी है इसलिए मैंने इसके ऊपर बना दिया, और ये अलॉटमेंट, ये मेरी शिफ्टिंग हो जाने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप ये तोड़ के ले लेना जी। यानी कि जो गरीबों का घर उजाड़ दिया गया उनको किसी और की जमीन पर घर बना के दिया जा रहा है। और अगर ये 3K अगर पूरी तरह खारिज ये हो गया तो जिन गरीबों का घर जो था फिर उनको गरीबों को घर कहां से मिलेगा। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि इसकी एक थरो इंक्वायरी करे कि ये सही हुआ कैसे और कैसे बनाया गया, और जो गरीब जहां पर है पहले उनको बसने दिया जाए या सरकार उसका कुछ अल्टरनेट So in करे। effect, what और Mr. दूसरी- Hyderabad is saying, no, hang on a minute. This is a very, very important issue. What you're really saying is, please don't throw out the baby with the bathwater. What you're really saying is कि अगर आप 3K की कैंसिलेशन करते हैं तो जिन जिन लोगों के घर गए हैं आप कृपा करके ये देख लें कि उनका पुनर्वसन किस प्रकार हो रहा है। आपके 3K के कैंसिलेशन की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो घर से बेघर हो गए हैं वो बेचारे हमेशा के लिए दे शुड बी कंडेम्ड टू लिव इन अ ट्रांजिट कैंप, कहीं ऐसा ना हो जाए जो असल में अभी तक हो रहा है। क्योंकि 25-25 साल से 30-30 साल से कई ऐसी जगह है मुंबई शहर में जहां पर लोग अभी तक ट्रांजिट कैंप पे रह रहे हैं ना। मोहित कंबोज जी आपसे सवाल, आई एम कमिंग बैक टू यू, मोहित कंबोज जी आपसे सवाल यह है, देवेंद्र फडणवीस जी को हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने ना जाने कितने स्कैम उन्होंने खुद ने उजागर किए हैं असेंबली में, खुद ने। नाउ द पॉइंट इज वी एक्सपेक्ट हिम टू एक्ट वेरी फेयरली। मैं उम्मीद यह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोग अलग अलग भ्रष्टाचारी बिल्डर्स के साथ प्रशासकीय अधिकारियों के पार्टनर हैं और साफ तौर से पार्टनर हैं, हम उम्मीद यह करते हैं कि उनके खिलाफ भी वो फौरन एक्शन लेंगे। मोहित कंबोज जी देखिए, मैं आपको एक बात आपके चैनल से बताना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जी का 15 साल का जो एज ए एमएलए का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने नागपुर में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से भी जो चालू किया था, जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी का स्कैम था, वहां से लेके आज तक अनेक स्कैम वो जो निकलते आए हैं, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र को हजारों स्कैम उन्होंने, हजारों काम उन्होंने किया जी, वो किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। वेरी गुड। पहली बात। तो दूसरी बात, हमको आज की तारीख में पॉलिसी में बहुत बड़ा रिफॉर्म की जरूरत है। एक छोटी सी बात करता हूँ, सपोज कीजिए मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, आज बिल्डर आता है, मेरे से कंसेंट करता है, मेरे से एक फ्रैंकिंग के ऊपर डॉक्यूमेंट साइन करा देते कि मुझे घर मिलेगा। ना ही बिल्डर टाइम बाउंड है, कब घर देगा, कितने दिनों के अंदर देगा, दिया तो क्या, नहीं दिया तो क्या। आज की तारीख में वो मुझे एक भाड़ा देता है जो भाड़े के अंदर दूसरा कोई मकान नहीं मिलता है। भाड़ा वो आज 5 साल पहले का भाड़ा, 7 साल पहले के भाड़े का रेट आज की तारीख में मुझे वो रेट देता है। एक बहुत से छोटे इश्यूज है जिसके अंदर रिफॉर्म लाने की जरूरत है जी। आज हमारे मुख्यमंत्री, हमें गर्व होना चाहिए, एक ऐसा ईमानदार, ऐसा युवा मुख्यमंत्री है जो नरेंद्र मोदी की तरह कहता है ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। वो ऐसे लोगों को, चाहे हमारे पार्टी के भ्रष्टाचारी लोग हो चाहे दूसरे पार्टी के हो, सब पे कार्रवाई होगी। आज जिस पेस से वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से खुद कार्यालय जाके, खुद ऑफिस जाके जो एक्शन ले रहे हैं, बहुत आने वाले समय में आपको नजर आएगा कि we'll hold you to that. Mr. Kamboj, we'll hold you to that. We'll hold you to that because this is the first part. This really is the second part of the campaign because this campaign is going to continue. I promise our viewers, this campaign is going to continue. We are not going to stop here. We will be doing this every day. और हर रोज एक भ्रष्टाचार से प्रेरित प्रोजेक्ट जो है हम लोग यहाँ पर उजागर करेंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मैं आपको फिर बता दूं, 1 मिनट, डॉक्टर तिवारी वांट्स टू से समथिंग। जी डॉक्टर तिवारी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताएं। जी बोलिए। मैं कंबोज जी के बात से सहमत हूँ। जी। महाराष्ट्र का सौभाग्य है कि हमें देवेंद्र फडणवीस साहब जैसा एक चीफ मिनिस्टर मिला है। जी। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें बातचीत करने से या पिछले जो मुद्दे हैं उन्हें उखाड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सवाल ये है कि आगे ऐसा ना हो, आगे ऐसा कब नहीं होगा जो भ्रष्टाचारी प्रदीप, let him finish, I'm coming to you। जी। जो ब्यूरोक्रेट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, आप उनके ऊपर कार्यवाही कीजिए। जब तक कि एसआरए में उसके सीईओ के ऊपर कार्यवाही नहीं होता है, जब तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसके कोऑपरेटिव सचिव राजगोपाल देवरा के ऊपर कार्यवाही नहीं होता है, तब तक नीचे का सिस्टम भ्रष्ट ही रहेगा। और हम इसी तरह आज कल परसों इसी बात पे डिस्कस करते रहेंगे। कंबोज जी से मेरा विनम्र निवेदन है, चूंकि वो नुमाइंदे हैं बीजेपी के, आप भी सीएम जी से बात कीजिए,
काफी फाइलें उनके पास पड़ी हुई हैं जिसमें क्लियर कट दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो करोड़ों की संपत्ति ऐसे ब्यूरोक्रेट के पास आई कहां से? Right, you made that जो point. You made that ईमानदार point. One ऑफिसर है second. सर, जी. एक मिनट में बोलना चाहूंगा सर, जो ईमानदार ऑफिसर है आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनको समर्थन करो, उनको हरेसमेंट मत कीजिए। देखोगे 10% भी कोई भी बिल्डर काम नहीं किया, अगर 90 एकड़ उसको दिया, 1 एकड़ भी काम नहीं किया, तो किस लिए तरीके करना चाहिए? I think you are being generous. I think मिथी रिवर तरीके जहां एनफोर्स करना वहां पर करता नहीं है। I think you are being तरीके generous जो here. मिथी रिवर के बगल में जितने झोपड़पट्टी है, जो एयरपोर्ट पानी के इस तरफ उस तरफ, वहां पर तरीके लगना चाहिए, बिकॉज वहां पर इमीडिएट सरकार का नजर जाना चाहिए, वहां पर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। वहां पर तो होता नहीं है, कई 90 एकड़ 100 एकड़ जमीन उनको जहां कोई there was no reason. There has been no development, Pradeep, in even 0.5%. Yes. आप तो 10% की बात कर रहे हैं। On the exaggerated. हैदराबाद जी, सर मैं ये बोल very quickly, we really have run out of time. बिल्कुल Quickly. बिल्कुल। ये हाई कोर्ट की फुल बेंच ने इनको ऑर्डर दिया था जब हम जी। लोगों ने सारा भ्रष्टाचार इनको दिया था, और 2008 में हाई कोर्ट की फुल बेंच ने इनको ऑर्डर दिया कि आप ये सबसे आसान तरीका इसका ये है कि जितने भी प्रपोजल आपके पास है, एक पहला सीरियल नंबर 1 से प्रपोजल जितना भी आज तक आपने किया, जो 3310 में किया, 3311 में किया, 3314 में किया, जितने भी प्रपोजल आपके पास आए आप सारे के सारे इसके ऊपर नेट के ऊपर डाल दो। हर बिल्डर का उसका पूरा प्रपोजल डाल दो, उसका पूरा जो एनेक्चर 2 डाल दो, उसका लेआउट डाल दो, उसका सारी चीज डाल दो। इसमें यह होगा कि जिसका घर है, लेकिन अभी नहीं तक है, हुआ क्या? आज तक नहीं किया, लेकिन अभी होगा। जो नहीं, ये मैं आप सब लोगों के सामने ये मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि एक एक प्रपोजल अब नेट के ऊपर होगा, एसआरए की साइट पे आपको एक एक डिटेल मिलेगा। जी मोहित कंबोज जी, मैं आपके चैनल से, आपके ये माध्यम से बताना चाहूंगा, हर एक रहने वाले छोटे गरीब तबके के आदमी जो झोपड़पट्टी में रहता है, उसको, जिस आदमी ने किसी भी बिल्डर से फ्लैट लिया है उसको, कोई भी आदमी किसी भी तरह से किसी भी बिल्डर के साथ नेक्सस में अगर किसी भी तरह इन्वॉल्व हुआ है उसको, कि आप एक मुहिम हमने चालू की है, झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई, जो स्वच्छता अभियान है, और ऐसे फ्रॉड बिल्डर मुक्त मुंबई। आप हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नाम का लेटर, आप आज किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो मुंबई में आज 40% स्लम है, आजू बाजू में सब जगह स्लम है। आप आजू बाजू में जाइए, स्लम में जाइए। अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं, आप इतना इनिशिएटिव लीजिए कि मैं आज अपने भारत माता के लिए मुंबईकर होते हुए ये इनिशिएटिव लेता हूँ, वो स्लम में जाऊंगा। स्लम क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वहाँ के सोसाइटी ऑफिस में जाइए, उसके चेयरमैन से मिलिए, उसकी कंप्लेंट लीजिए। अगर वो कंप्लेंट लेके आपको दीजिए, आप ये कंप्लेंट हमारे शो में ईमेल कीजिए, नहीं तो mohit@gmail.com में कंप्लेंट आप हमको ईमेल कीजिए। और मैं आपको वादा करता हूँ आने वाले समय में ऐसी मुंबई में मुहिम चलेगी कि ना मुंबई में झोपड़पट्टी रहेगी और ना ही मुंबई में ऐसे चोर बिल्डर रहेंगे जो हमारा हक खा सके और हमारी आज जो सरकार है उसको बदनाम कर सके, और आने वाले समय में सबका आपको अधिकार मिले। और दूसरी बात ये आखिर में बिकॉज़ वी रियली हैव रन आउट ऑफ टाइम, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टुमारो। मिस्टर हैदराबाद, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर टुमारो। नो हैंग ऑन, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर टुमारो। वी विल कंटिन्यू विद दिस कन्वर्सेशन टुमारो एज वेल। यहां पर मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि हमारे टारगेट पर सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं है, याद रखें, करप्ट क्रेडिट सोसाइटीज भी हैं, करप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं, करप्ट कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, और जितने भी लोग एमसीएक्स में इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग अलग अलग कमोडिटीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहां जहां पर लोगों ने लोन उठाए हैं, पैसे उठाए हैं, जहां पर वेयर हाउस में गुड्स नहीं हैं, हवा में पैसे उठाए गए हैं और अभी तक वापस नहीं दिए गए हैं, उन सब भ्रष्ट लोगों को भी हम लोग आपके सामने लाएंगे, पेश करेंगे। वी विल नेम देम एंड वी विल शेम देम। ये स्वच्छ भारत अभियान जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एसआरए तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैंक्स तक ही सीमित नहीं है, ये हर जगह पर फैलेगा। और ये वादा है हम लोगों का लेमन न्यूज पर कि हम लोग किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं, याद रखें। Time for us to take a break. Thank you, gentlemen. Thank you for coming over here. Time for us to take a break. When we come back, we will talk about the credit society scam. We will talk about the credit cooperative bank scam. We will talk about the manner in which people have lost their money and they see that the people who have stolen their money are actually enjoying it right in front of their faces. We'll talk about that when we come back after a break. We leave you with the headlines and we'll be back in just a minute.
साध्वी निरंजना के इस्तीफे की मांग पर अड़े सभी विपक्षी दल, संसद में साध्वी के बयान पर जमकर हंगामा। सीबीआई निदेशक पद के लिए नए निदेशक का चुनाव, बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर अनिल सिन्हा बनाए गए नए सीबीआई प्रमुख। हरियाणा में लड़कों की पिटाई करने वाली बहनों की बहादुरी पर सवाल, चश्मदीद बुजुर्ग महिला का बयान, नहीं हुई थी छेड़खानी। महाराष्ट्र सरकार का होगा विस्तार, शुक्रवार को विधानसभा में बीजेपी के 10, शिवसेना के 12 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के सम्मेलन के लिए पाक सरकार चला रही है विशेष ट्रेनें। Right, welcome back. You're watching me. That is Rajiv K. Bajaj, RKB, on Lemon News, on the inside story on Lemon News. And as we had promised you yesterday that as far as the NSCL scam is concerned, we're going to name and shame people. आपने अली बाबा 40 चोर सुना है, यहाँ पे अली बाबा 23 चोर। जी हाँ, अली बाबा बाहर घूम रहे हैं, उनके आसपास के साथीदार, रिश्तेदार सब लोग घूम रहे हैं, MCX में ट्रेड कर रहे हैं, हर जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, एक नया एक्सचेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 23 लोग जिनके पास 5,600 करोड़ है वो भी घूम रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने 5,600 करोड़ रुपए खो दिया वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं इधर से उधर के भाई हमारा पैसा हमें वापस दे दो। और इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक कोई करोड़पति है या अरबपति है, ऐसा नहीं है। इसमें काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेचारों ने 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, इस किस्म के भी लोग हैं जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया था। लेकिन आज की तारीख में वो लोग बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं और जिग्नेश शाह जी और उनके जो साथीदार हैं बड़े इत्मीनान से हर जगह पर छाती ठोक करके, सीना तान करके हर जगह पे ऐसे चल रहे हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। वो कहते हैं अगर 6 फिल्में बनाई, वो तो 11 बोलते हैं, 6 फिल्में बनाई, उसमें से अगर एक फ्लॉप हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इस विषय में हम बात करेंगे और आगे जो आने वाले विषय उनमें भी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार जिन लोगों की कंपनियां भी हाल ही में, जिनमें सिर्फ 1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल था,
आज 1000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनियां बन गई हैं और आज वही लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जी हां, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन हेडलाइंस देखने के बाद। साध्वी निरंजना के इस्तीफे की मांग पर अड़े सभी विपक्षी दल, संसद में साध्वी के बयान पर जमकर हंगामा। सीबीआई निदेशक पद के लिए नए निदेशक का चुनाव, बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर अनिल सिन्हा बनाए गए नए सीबीआई प्रमुख। हरियाणा में लड़कों की पिटाई करने वाली बहनों की बहादुरी पर सवाल, चश्मदीद बुजुर्ग महिला का बयान, नहीं हुई थी छेड़खानी। महाराष्ट्र सरकार का होगा विस्तार, शुक्रवार को विधानसभा में बीजेपी के 10, शिवसेना के 12 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के सम्मेलन के लिए पाक सरकार चला रही है विशेष ट्रेनें। Right. As we had promised you, we talk about the NSCL scam. जहां तक NSCL स्कैम का प्रश्न है, आज की तारीख में NSCL स्कैम में अली बाबा और 23 चोर। जी हां, 23 वो लोग हैं, 23 वो एंटिटीज हैं जिन्होंने 5600 करोड़ का गबन किया और आज तक इत्मीनान से फिर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनको। आप इस विषय के बारे में कुछ कहना चाहें तो आप जरूर लिखें ऑन insidestory@lemonnews.com। और ये वही भ्रष्टाचार का जो कल्चर है, वो वही उसका हिस्सा है। ये एक करप्शन का कल्चर है जो हर जगह पे बन गया है। आज तक हम सब लोग उसके विक्टिम हैं। जी हां, करप्ट से करप्ट आदमी भी ये बोलता है कि वो फला फला करप्ट है। जैसे अभी अभी मैंने कहा 1 लाख का पेड अप कैपिटल 1000 करोड़ कैसे बन गया। 6 के 7 बरस में गोल्ड की ट्रेडिंग करते करते 1000 करोड़ कैसे बन गया। बड़ी अजीबोगरीब बात है, इसके बारे में भी हम लोग कल बात करेंगे। जहां तक बिल्डर्स का सवाल है, घर बनते नहीं है, झोपड़पट्टी में रहने वालों का पुनर्वसन होता नहीं है, टीडीआर बिक जाता है, एफएसआई लोड हो जाता है कहीं और वो प्रोजेक्ट भी बिक जाता है और फिर उसके बाद आकर के कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। लेकिन यहां पर पहले देख लेते हैं एनएससीएल को। लेट्स टेक अ लुक एट दोस ग्राफिक्स। प्रदीप, एनएससीएल, you've got 23 people who have the money. Everybody knows who those people are. Everybody knows who those people are, and nobody is doing anything about it. Pradeep, go ahead. Sir, huge scam. Why the money was given to this? पैसे क्यों दिया गया ऐसे लोगों को जो 5,600 करोड़ का स्कैम जो एनएससीएल का है। 13,000 गरीब इन्वेस्टर, 13,000 इन्वेस्टर्स में बहुत सारे गरीब है, सब गरीब इन्वेस्टर नहीं है, बहुत सारे गरीब इन्वेस्टर्स है। इनके पैसे कब मिलेगा? क्या मर्जर के माध्यम से मिलेगा? क्या ये जो फोटोग्राफ्स लगा है, ये फोटोग्राफ जो लगा है, अलग अलग कंपनी 23 कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, बहुत सारे कंपनी जो प्रोप्राइटरी कंसर्न्स है, इनसे कैसे वसूला जाएगा? बिकॉज पैसे इनके पास है, पैसे ये लिया था, पैसे इन्होंने एनएससीएल से लिया था। ये पैसे कहां पर है? अगर प्रॉपर्टीज में पैसे डाले हैं तो वर्चुअल ट्रेल ऑफ मनी, the virtual trail of money, and why is it taking long? The courts, everybody, the है कि 13,000 इन्वेस्टर को न्याय कैसे मिलेगा? अलग अलग डिफॉल्टर्स, जो भी आप फोटो देख रहे हैं, अलग अलग डिफॉल्टर्स जो एक लीगल रेमेडीज के माध्यम से इस केस को उलझा रहे हैं। ब्रह्म कुमारीज ऐसे संस्था जो जगमोहन जी गर्ग इसके साथ जुड़े हुए थे, मोहन ग्रुप ना, इतने 800 करोड़ के आसपास जो पैसे लिए, ये पैसे है कहां पर? Why is it gone? Where is it gone? It can't just disappear. पैसा डिसअपियर हो नहीं सकता। आज जो इन्वेस्टर्स है वही मांग कर हमारा 5,600 करोड़ हमको वापस चाहिए। 5,600 करोड़ कैसे वापस मिलेगा? कौन स्टैंड लेगा? सबको विश्वास है कि नए सरकार जो मोदी सरकार सेंटर में है और स्टेट में जो देवेंद्र फडणवीस का सरकार है, दे बिलीव दैट दे विल प्रोवाइड देम जस्टिस। बट जितने जो लोग हैं जो हमारे लगातार जो फोन करते हैं, लेमन टीवी
हमारे स्टूडियोज में फोन करते हैं, हमसे आके मिलते हैं, उनके वेदना, उनके आंसू यही पूछते हैं कि देयर इज द एंटायर लीगल प्रोसेस इतने लंबा, you can say the long process of the administration of justice is really killing the small investors. इन्वेस्टर्स यही पूछ रहे हैं कि पैसा कब बनेगा। जितने आप कंपनीज देखो, एक से एक कंपनीज यहाँ पर डिफॉल्टर्स के लिए जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो स्क्रीन में, एवरी डिफॉल्टर वी कॉल द टॉप 10 कंपनी, टॉप 10 डिफॉल्टर्स 1000 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक जो निवेशक 13,000 निवेशकों का पैसे ये लोग कैसे विड्रॉ करके ले लिया है और वापस देने का नाम नहीं है। भले सब प्रॉपर्टीज है अटैच, बट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज में सही वैल्यू शायद दिखाता नहीं है। वी डोंट गेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज। कोई भी प्रॉपर्टी का कहा कि ये एक प्रॉपर्टी है 1000 करोड़, दैट इज नॉट द वैल्यू। वी नीड टू असर्टेन द वैल्यू। द वर्स्ट थिंग इज इस पूरे लिक्विडेशन प्रोसेस में जाके लोगों को कैसे पैसे वापस दे, बिकॉज जितने हमने देखा NACL is there. After that, you got the CKB Bank. We got various other banks. जो रोते हुए इन्वेस्टर्स के जहां तक जो इस चेहरे चीज का हैं, सवाल है, जहां तक इस चीज का सवाल है, यहाँ पर तो किसी को और चीज में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आखिरकार पैसा उठाया गया है, पैसा उठाया गया है, कैश उठाया गया है, और इस कैश की जगह पर आप लैंड दे रहे हैं, और वो भी लैंड ऐसा है जिसकी प्लॉटिंग नहीं हुई है, वो भी लैंड ऐसा है जिसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। आपने लिए 778 करोड़ रुपए ऑफिशियली आपने लिए हैं। एक्चुअली आपका जो अमाउंट बनता है तकरीबन 1000 करोड़ का है। 1000 करोड़ के एवज में आप सिर्फ 150 या 200 करोड़ की लैंड आप वापस दे रहे हैं, और वो भी असल में 200 करोड़ की नहीं है। इन ऑल लाइक्लीहुड इट विल सेल ओनली फॉर अबाउट 100 करोड़। उसकी वैल्यूएशन लगा करके आप 1000 करोड़ दे रहे हैं ना। ये मजाक नहीं है तो और क्या है। जहां तक सीकेबी बैंक का प्रश्न है, बाबा कुलकर्णी इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। बाबा कुलकर्णी जी, आप ये बताएं, सीकेबी बैंक के जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनकी बड़ी आशाएं हैं आपके साथ। आप ये बताएं अब आगे उस केस में क्या हुआ है। जी, हमने ट्राई किया चंद्रकांत दादा पाटिल से मिलने के लिए, जी, थोड़ा बिजी थे जी। मैंने जहां तक अपना जो लेमन टीवी का प्रोग्राम हो गया जी, उसके बाद में मेरे ख्याल से 100-150 निवेशक मेरे को आके मिले जी। उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की, व्यथा व्यक्त की, और उन्हें आशा व्यक्त की अगर लेमन टीवी ने ये विषय हाथ में लिया, ये सवाल हाथ में लिया है तो हमको हमारे पैसे मिलेंगे, ऐसी उनको आशा है। मैं चंद्रकांत दादा पाटिल से 1-2 दिन में मिलने वाला हूँ। मेरे से महाराष्ट्र सरकार का थोड़ा एक्सपेंशन होने जा रहा है, उसके बाद में दादा पाटिल फ्री हो जाएंगे तो उनको सामने ये विषय रखूंगा कि इसके बारे में महाराष्ट्र सरकार ने इंटरव्यू होना चाहिए और निवेशकों के पैसे उनको मिलने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये मांग करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि सीकेबी बैंक के सभी निवेशकों के पैसे तुरंत मिलने चाहिए और जल्दी मिलने चाहिए। जी, इनफैक्ट सर वी हैव चैनल के माध्यम से भी वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म द सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, हमने चंद्रकांत पाटिल जी हु इज लुकिंग आफ्टर द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, उनको भी इन्फॉर्म कर दिए थे। बिकॉज आज शो शुरू होने से पहले सुधीर भाऊ मुंगेंटीवार द फाइनेंस लुकिंग आफ्टर फाइनेंस ऑल्सो, उनको भी हमने SMS और मेल के माध्यम से इन्फॉर्म किए कि ये जो अलग अलग बैंक जो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो रॉट लगाया हुआ है उसको क्लेंस करने में आपको तुरंत कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार बनेगा, मेजोरिटी होगा, ये होगा, नॉन स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी होगा, ये विषय नहीं है। आज को आपको तुरंत एक्ट करना पड़ेगा। आई बेग टू डिफर विद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज यू हैव बीन you sitting there, you have been installed there to act immediately. I mean, you don't wait for things to happen, you have to create things to happen because because CKB बैंक के जो प्रोग्राम हमने किए थे, CKB बैंक के सामने जाके आप खुद थे, उसमें जो लोगों के वेदना थे, the way they were expressing themselves was really shocking. छोटे गरीब से गरीब लोग जो घर में काम करते हैं उनके पैसे फंसे हैं, रिटायर्ड लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, जो शादी करने एजुकेशन के लिए कुछ धीरे धीरे रिकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से पैसे जमा किए उनके पैसे फंसे हुए हैं। ये सबके पैसे आज वापस नहीं ले सकते। पूरे इतने 9 महीने में अगर 1000 रुपया ये ले सकते हैं तो योर एंटायर सिस्टम टॉक्स अबाउट समथिंग। वी कांट जस्ट वेट एंड जस्ट से पुराना सिस्टम ये है इसलिए हम विड्रॉ नहीं कर सकते। एक ऑर्डर आया RBI क्या, RBI इट्स अ वेरी सिंपल थिंग फॉर द RBI टू जस्ट पास एन ऑर्डर कि पैसे विड्रॉ नहीं करना। मगर आप इतने साल जो तिवारी जी कह रहे थे कि 4 ऑडिट हर साल होता है, everybody is accountable. But this is what wrong. was the administration No, doing? but this is absolutely wrong. The fact remains that irrespective of anything, even if the Reserve Bank of India has passed such an order, if an illegal order has been passed, if an order is bad in law, the fact remains that the government of Maharashtra can intervene right now. After all, it is the government of Maharashtra which is the guarantor. They can easily release that amount and recover it on their own. Tiwari ji.
और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आरबीआई जो है हर एक खातेदार का 1 लाख रुपए का जो अकाउंटेबिलिटी लेता है अपने ऊपर। इन केस बैंक अगर बैंकक्रप्ट हो गए, लिक्विडेशन में गई, कुछ भी हुआ हो, तो आरबीआई 1 लाख रुपए तक की रकम जो है खातेदार को देती है। अब दूसरा ये हमें जानना है कि बैंकक्रप्ट कैसे हो गए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्वार्टरली उसकी ऑडिट होती है, साल में 4 बार कॉन्स्टेंट ऑडिट उसको कहा जाता है। अगर कोई अकाउंट एनपीए हुआ है, मतलब 3 महीने में 1 रुपया भी उस अकाउंट में पेमेंट नहीं किया गया, तो अकाउंट एनपीए हो जाता है, तो ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए। जब ऑडिट रिपोर्ट में आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अगर बैंक में आपने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है तो एडमिनिस्ट्रेटर को मंथली रिपोर्ट सबमिट करना है। उसने जो बैंक लोन दिया गया है, लोन करोड़ों में है, ये कोई लाखों में नहीं है, करोड़ रुपए का लोन आपको रिकवरी के लिए 101 में जाना है या फ्रॉड का आपको उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करना है। ऑडिटर ने आज तक किया क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ने आज तक किया क्या है, ये सवाल है। अब ये सारे सवाल का जवाब सिर्फ 2 जगह से मिलेगा। कोऑपरेटिव कमिश्नर जो दिनेश ओलकर साहब हैं, दिनेश ओलकर साहब का अपना एक इतिहास रहा है कि ये नागरी बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक आप बोलते हो, उसको नागरी बैंक का एक शाखा बनाया गया है, ये उसको हेड करके 10 साल से बैठे हुए हैं। आज कोऑपरेटिव कमिश्नर बना दिए गए हैं, एक मेहरबानी खाते में बनाए गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी लॉयल्टी जो है, जो लॉयल हम बोलते हैं, सिंसियर 2 वर्ड है। सहायक लॉयल, हम सहायक के माध्यम से कहते हैं कि हमें सिंसियर होना चाहिए, लॉयल नहीं होना चाहिए। लॉयल सिर्फ कुत्ता होता है, सिंसियर ऑफिसर होता है। ये लॉयल थे राजगोपाल देवरा के, और उसके माध्यम से इनको कोऑपरेटिव कमिश्नर बना दिया गया। आप ये जवाब दे, इनको ओलकर साहब से पूछे रूपी बैंक कैसे डूब गई। जब सिस्टम के बड़े अफसर इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, जब वो मलाई खा रहे हैं, तो कोई भी बैंक, कोई भी खाता धारक डूबने ही वाला है जी। आज एडमिनिस्ट्रेटर की रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट होती है, क्यों एडमिनिस्ट्रेटर पैसा रिकवरी करने के लिए नहीं गया। 3 महीने में 101 का ऑर्डर आता है, आप 1 साल से वहां एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठे हो, आज तक अटैचमेंट क्यों नहीं किया। एक आम आदमी की प्रॉपर्टी आप 3 महीने में अटैच कर लेते हो, 2 महीने में 101 का ऑर्डर निकाल देते हो। और जब बड़े आदमी का सवाल हो जो 150 करोड़ रुपया लिया है, तो कम से कम उसकी 500 करोड़ की औकात तो होगी। आपने राह चलते आदमी को तो 150 करोड़ रुपया दिया नहीं है, लेकिन आपने उसको 150 करोड़ इसलिए दिया है क्योंकि वो आपका माई बाप है, सिस्टम में आपके ऊपर बैठा हुआ, आपके ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें की अकाउंटेबिलिटी दिनेश ओलकर, राजगोपाल देवरा की जाती है। और आप उनको लाइन पे लीजिए, सवाल पूछिए, हम भी जी। डॉक्टर तिवारी ने जो कुछ भी कहा आपके बिल्कुल सामने है। बाबा कुलकर्णी, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर इतनी बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, किसी ने 182 करोड़, किसी ने 175 करोड़, किसी ने 150 करोड़, किसी ने 100 करोड़ ले रखा है अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक से, और उनके ऊपर आज तक कभी एक्शन नहीं हुआ। सेक्शन 138 में ना जाने, मैं कुछ और बात कर रहा हूं, छोटा सा चेक किसी बच्चे का बाउंस हो जाता है, 20,000 का, 25,000 का, पुलिस पहुंच जाती है, उसके वहां पे कोर्ट में उसको खड़ा हो जाना पड़ता है, सजा हो जाती है, उसको पेनल्टी लगती है, और उसके साथ में उसको पैसा वापस देना पड़ता है। अगर किसी बैंक का कोई लोन लेता है 5 लाख रुपए का या 6 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, जैसे अभी प्रदीप जी एक उदाहरण दे रहे थे, 10 लाख रुपए का लोन लिया गया, उस पर 18.5 लाख रुपए लगा दिए गए विद इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, और कोर्ट ने भी उनका साथ दिया, और साथ में ऑर्डर भी दे दिया गया कि पुलिस के साथ जाइए, प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए, और जो भी वहां पर घर में उनको बाहर निकाल दीजिए। ऐसे लोगों के साथ ऐसा आज तक क्यों नहीं हुआ? बाबा कुलकर्णी बिल्कुल सही है, इसका मैं बिल्कुल खंडन करता हूं कि बैंक जो तरीका है आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए परेशान करना और रईसों की चाटुगिरी करना, ये बैंक का तरीका है। 150, 200, 500 करोड़ आपने दिए भाई साहब, 500 करोड़ तक दिए, और उनके पास अभी तक मांगने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं इनके पास पैसा मांगने की। कोई जो 20-25 लाख रुपए लेके बैठे हैं ना, उनके पीछे हवालदार भेजेंगे, इनके पीछे पुलिस का ये लगाएंगे, कोर्ट का नोटिस भेजेंगे, और उसको बेहाल कर देंगे। मैं ये चाहूंगा बाबा कुलकर्णी जी, आप जरा इस अपने कैमरे की तरफ देखें, इस कैमरे की तरफ आप देखें, और आप कृपा करके सबके सामने एक बार फिर बताएं जो आपने सीकेपी बैंक विले पार्ले ब्रांच के सामने कहा था। आपने ये कहा था कि सीकेपी बैंक से या किसी और भी बैंक से अगर आपके किसी भाई ने भी, रिश्तेदार ने भी, दोस्त ने भी कुछ लिया बिल्कुल हो, मेरे भाई ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे कोई दोस्त ने, मैंने खुद ने अगर पैसा लिया होगा तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बैंक का पैसा है, आम जनता का पैसा है। इसके बारे में मेरे हमने कोई संदेह नहीं है कि अगर मैंने लिया है पैसा, जो मेरे काम के लिए लिया था, वो पैसा उनको वापस देना ही पड़ेगा। पैसा अगर यूज किया है तो आपको वापस देना ही पड़ेगा, साफ तौर से। अब ये बात क्लियर हो गई जहां तक बाबा कुलकर्णी साहब का सवाल है। प्रदीप जी, बिकॉज वी रियली हैव रन आउट ऑफ टाइम, आप ये बताएं, विजय माल्या
And sorry, each time we think about these things, everybody remembers Dr. Vijay Mallya because he's one of the most high-profile guys going. But I now believe he's that picked up. You should also name and shame the politicians. जो बार-बार आप Right. दिखाते हो, उसको रोज दिखा के they should be shaming the politicians. I'm कि coming ये to that. लोग गरीब लोग के पैसे खा के बैठे हैं. I am coming to that. Dr. Vijay Mallya, he's taken over 1,000 crores. Nobody's gone near his house. Amrish Patel, कोई उनके घर के आसपास नहीं गया है. राधा कृष्णा विखे पाटिल, उनके कोई घर के आसपास नहीं गया है. जनाब पतंगराव कदम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल बैरन, शुगर बैरन, और लोगों के 150 करोड़ जो कॉर्पोरेटिव सेक्टर के बैंक के पैसे वापस नहीं दे सकते हैं, उसी में पूरे मौज मजाक कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है. Now this is something the government, it smells of that there's nothing, no place for the smallest to small. With the constitution, our country, our liberty, our founding fathers who had guaranteed that the money will flow from the rich to the poor. But even today, the money is flowing from the poor to the rich. That's right. The poor to the rich. आज गरीब के हर प्रोजेक्ट There is में आप देखो, there is no trickle down effect. Only a suction effect. There is no trickle down effect. The entire system of liberty, the creation of talking about liberty, the constitution, democratic system, democratic norms, It's all serving the most poorest of poor. As everything is gone for a shock because आप SRA schemes बोलो गरीबों के लिए, गरीब को घर बना दे, 10% घर नहीं बनाया और पैसे सब ऊपर ही चला गया. बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, सब गरीबों के पैसे, किसान जो वर्किंग क्लास है उसके पैसे लेके कौन कहाँ चला गया, इन सब के पैसे के रिच के पास. It is going upwards, it is not coming down. That is what the founding fathers believed. Money will flow from the rich to the poor, but it's will moving from the poor to the rich. Absolutely. That's it. That's all we've got for you in tonight's RKB show, in tonight's Inside Story. That's it. The fact remains that as far as we are concerned, we are also shocked, by the way. जब हम लोगों ने ये तहकीकात शुरू करी, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी हिंदुस्तान में, माफ़ कीजिएगा, जो मेरे लिए शॉकिंग होगी. लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे लिए शॉकिंग है कि आज तक 15 सालों में आपने इतने कम घर बनाए और कोई ऐसा बिल्डर नहीं है पूरे बॉम्बे शहर में जिसने लाखों करोड़ों ना कमाया हो. We'll continue with this. We'll come back to this subject again tomorrow. And be warned, all those people who have looted this city, who have looted this state, who have looted this country, we will name you, we will shame you, and we will nail you. That's a promise. Thank you, gentlemen. Thank you for coming over here. Baba Kulkarni ji, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Dr. Tiwari, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. Pradeep and I, of course, will be back over here tomorrow again, right over here on Inside Story. In the meantime, you keep sending in your mails on insidestory@lemonnews.com and send in your SMSs on 56767. आप लेमन न्यूज टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, and send in your comments on 56767. The email address, of course, is insidestory@lemonnews.com. We leave you with the headlines. We'll be back over here on the same channel at the same time tomorrow. Keep watching Lemon News. Bye-bye. साध्वी निरंजना के इस्तीफे की मांग पर अड़े सभी विपक्षी दल, संसद में साध्वी के बयान पर जमकर हंगामा. सीबीआई निदेशक पद के लिए नए निदेशक का चुनाव. बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर अनिल सिन्हा बनाए गए नए सीबीआई प्रमुख. हरियाणा में लड़कों की पिटाई करने वाली बहनों की बहादुरी पर सवाल. चश्मदीद बुजुर्ग महिला का बयान, नहीं हुई थी छेड़खानी. महाराष्ट्र सरकार का होगा विस्तार. शुक्रवार को विधानसभा में बीजेपी के 10, शिवसेना के 12 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ. और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के सम्मेलन के लिए पाक सरकार चला रही है विशेष ट्रेनें.